जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल जो सचिवालय सहायक का है, एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम 3 कंप्लीट सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, बिहार एसएससी प्लेलिस्ट के नाम से जो है सेव है, आप वहां जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन सहित अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, डिटेल डिस्कशन सहित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। ठीक है, LEAD लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहां पर आपको सारे सेट का पीडीएफ और उसका डिटेल जो है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो सारा आपको क्या होगा, मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, डिटेल डिस्कशन का भी पीडीएफ इसमें हम ऐड कर दिए हैं। कि पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होता है? तो यह अम्ल वर्षा की बात करें हैं, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, बात करते हैं कि अम्ल वर्षा के जल को अम्लीय बनाने में यह मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यह नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कार्टेजेना। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह कार्टाजेना प्रोजेक्ट का प्रोटोकॉल का संबंध जो है, यह जैव सुरक्षा समझौते से है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध यह जैव सुरक्षा से है। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से लागू किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 3। करें कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? यह 8.6% है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या जो है वह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं पाया जाता है। यह कहाँ पर है? यह कर्नाटक में पाया जाता है, नागरहोल उड़ीसा में नहीं। पेरियार केरल में पाया जाता है, रणथंभौर राजस्थान में। तो करें कि कौन सा सही सुमेलित है? तो यह नोग खाईकलैम अभ्यारण्य, यह मेघालय। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हीराकुंड बांध महानदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, हीराकुंड बांध जो है यह कहाँ पर है? यह आपका हीराकुंड बांध महानदी पर है। यह कथन आपका सही है। अब काकरापारा परियोजना ताप्ती पर है। पंचमपाद, यह पश्चिमपाद, यह गोदावरी पर है। सही है। जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना यह कृष्णा पर नहीं है, यह गोदावरी नदी से संबंधित है। इसको ध्यान में रखिएगा। और जायकवाड़ी परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है वह महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 6। करें कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा को कहते हैं क्या? देखिए, रूस और फिनलैंड के बीच के अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है उसको कहते हैं मेनरहीम रेखा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, मैगिनोट रेखा की बात करते हैं, यह जर्मनी एवं फ्रांस के बीच मैगिनोट रेखा। और हिंडनबर्ग रेखा की बात करते हैं, यह जर्मनी और पोलैंड हिंडनबर्ग रेखा। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। नेक्स्ट है करें कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह स्पेन में है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय यह स्पेन के मैड्रिड में है। इसको ध्यान में रखिएगा, स्पेन के मैड्रिड में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। करें कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय यह आपका मनीला में है। ठीक है, मनीला ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना 1966 में किया गया और इसमें सदस्य देशों की संख्या यह 67 है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न पे।
थल सेना दिवस यह कब मनाया जाता है? तो बात करते हैं थल सेना दिवस का, तो यह मनाते हैं 15 जनवरी को। अगर वायुसेना की बात करते हैं तो यह 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। और विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर को। इसको ध्यान में रखिएगा, 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित किया गया? यह जहांगीर महल जो है यह अकबर के द्वारा निर्मित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? तो यह मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा यह सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु यह मनसबदारी प्रथा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया का पहली बार जो प्रकाशन हुआ था यह 3 नवंबर 1838 में 3 नवंबर 1838 में इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था। इसका स्वामित्व जो है बेनेट कार्लमैन, ठीक है, बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी के पास लंबे समय तक रहा था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट, आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने यह जमीन पर फसल की नपाई का आधा यह राजस्व के रूप में जो है निर्धारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। आपका ऑप्शन नंबर यह सी हो जाएगा। अलाउद्दीन एक ऐसा शासक था जिसने नपाई का 50% कर जो है यह क्या किया था, निर्धारित किया था। और इसके काल में भू राजस्व की दरें संभवतः सबसे ऊंची थी और भू राजस्व को यह खराज कहा जाता था। इस राजस्व यह वसूली का हिसाब कौन रखता था? पटवारी रखता था। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? यह महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? यह विजयनगर साम्राज्य का यह अवशेष जो मिला है हम्पी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? यह हम्पी। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था 1336 में किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। और इस साम्राज्य की राजधानी जो था यह हम्पी था। इसको ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में यहाँ विजयनगर साम्राज्य के अवशेष देखे जा सकते हैं, इसीलिए इसको यूनेस्को द्वारा विश्व स्थल के रूप में शामिल किया गया। और विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात इसके अवशेष जो है हम्पी कर्नाटक में मिले हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? यह बौद्ध का है। त्रिपिटक में कौन कौन सा आता है? यह कौन त्रिपिटक में आता है? यह सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला है क्वेश्चन नंबर का 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया, ठीक है, विशेष रूप से उल्लेख किया यह मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में यह क्या कहा था कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न आपका 19 कि भारत के किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था अकबर के शासनकाल में। कब हुआ था? यह 31 दिसंबर यह 1600 को जो है यह ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। उस समय जो था वह अकबर का शासनकाल चल रहा था। चूंकि अकबर का कार्यकाल जो चला था यह 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर का 20। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? यह 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? यह किया खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने
1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया, को संगठित किया था। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि निम्नलिखित लिखित संविधान का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ। तो लिखित संविधान का प्रारंभ की बात करते हैं, यह अमेरिका का, जबकि सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछे तो यह अपना प्यारा भारत का है। ठीक है, तो यह सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। और लिखित संविधान किस देश की देन है, यह फ्रांस की है। तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि लिखित संविधान प्रारंभ कहां पर हुआ, यूएसए में। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का, और लिखित संविधान देन किसका है, यह किसका है, फ्रांस का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान संशोधन में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया। तो यह संविधान संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को यह लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 23। करेक्ट कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यह कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यह गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, याद रखिएगा। और संवैधानिक करें कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यह संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट जो है किसको यह प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट जो है यह लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। किसको, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। और लोक लेखा समिति का प्रकलन समिति का जुर्बा बहन के रूप में भी जाना जाता है। लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति का जुर्बा बहन के रूप में भी जाना जाता है। और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, यह लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला पॉइंट है, करें कि 25 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाता है। यह राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आपात का है यह अनुच्छेद 352 में। अगर वित्तीय आपात की बात करते यह है 360 में। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करते तो यह है अनुच्छेद 356 में। यह तीनों आपातकाल याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात यह 360, और यह अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन। अगला है करें कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया कौन सी क्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है। कौन सी क्रिया के बाद जो है यह वह क्या होता है, अधिनियम बन जाता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा, तो यह होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा तब क्या होता है, वह कानून बन जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करें कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना किया गया उसका अध्यक्ष कौन था। यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज का गठन किया गया था। यह बलवंत राय मेहता समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। इसीलिए इसे पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार भी कहते हैं। किसको, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार भी कहा जाता है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। किसने, बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट है करें कि 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया। तो 18 वर्ष वाला जो यह पहला बार आम चुनाव में भाग लिया था यह 1989 में लिया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह मतदाता का आयु जो है यह 21 वर्ष से घटाकर कर दिया कितना, यह 18 वर्ष कर दिया था। और जो कि 28 मार्च 1989 ईस्वी को प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा यह 18 की वर्ष की आयु पर मताधिकार का यह पहली बार जो प्रयोग किया था नवंबर 1989 में। कब किया था, नवंबर 1989। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि यह कौन से लोकसभा में, यह 9वीं लोकसभा चल रहा था। कौन सा, 9वीं लोकसभा में
पहली बार 18 वर्ष की आयु वाला क्या है मताधिकार जो है क्या प्रयोग किया था नवंबर 1989 में। और अगर पूछे कि 21 वर्ष से मतदाता का उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया किस संविधान संशोधन में 61वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किया था डी ब्रोगली ने। किसने किया था डी ब्रोगली। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज यह किया किसने डी ब्रोगली ने। जबकि पॉजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन ने। न्यूट्रिनो की खोज किया था पॉली ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं करें कि मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग संख्या कितनी है। तो मेंडलीव के द्वारा जो बनाई गई आवर्त सारणी था उसमें वर्ग था 9। ठीक है वर्ग कितना था 9 और आवर्त था 7। आवर्त 7 वर्ग 9। तो इसका राइट आंसर पूछ रहा है क्या वर्ग ना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा यह बी हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को क्षारीय विलयन का रंग। ठीक है मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का जो रंग होता है वह कैसा होता है यह पीला होता है। कैसा होता है पीला। ठीक है तो यह मिथाइल ऑरेंज के यह क्षारीय विलयन का रंग जो होता है वह पीला होता है। मिथाइल ऑरेंज का यह अम्लीय का रंग कैसा होता है गुलाबी और क्षारीय का जो रंग होगा क्षारीय विलयन का पीला और उदासीन का होता है क्या नारंगी। लिटमस का बात करते हैं तो लिटमस के अम्लीय विलयन का कलर होता है लाल, क्षारीय का होता है नीला और उदासीन का होता है बैंगनी। फिनोल्फ्थेलिन का बात करते हैं तो इसका अम्लीय विलयन का रंग होता है रंगहीन और क्षारीय का होता है गुलाबी और उदासीन का होता है क्या रंगीन। एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। बात करते हैं ऑरेंज। ठीक है मिथाइल ऑरेंज के अब क्षारीय विलयन का कहेगा कि कलर कैसा होता है। तो मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का कलर होता है पीला और अम्लीय का होता है गुलाबी, उदासीन का होता है नारंगी। उसी तरह लिटमस के अम्लीय विलयन के कलर कैसा होता है लाल, क्षारीय का होता है नीला, उदासीन का होता है बैंगनी। फिनोल्फ्थेलिन का बात करते हैं तो इसके अम्लीय विलयन का कलर कैसा होता है यह होता है आपका रंगहीन और क्षारीय का होता है गुलाबी, उदासीन होता है रंगहीन का। ठीक है चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 32। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। देखिए प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाते हैं। यह प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है उसे कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है तब इसका प्रयोग ट्यूब या टायर आदि में किया जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला करा कि एस्मेल्टाइट। ठीक है एस्मेल्टाइट निम्न में से यह किसका अयस्क है। यह एस्मेल्टाइट जो है यह किसका अयस्क है यह कोबाल्ट का है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं आपका 34। करा कि उजला थोथा। उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उजला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है यह ZnSO4 इंटू 7H2O उजला थोथा का। ठीक है इसको याद रखिएगा। नीला थोथा की बात करते हैं तो यह CuSO4 इंटू 5H2 होता है। यह होता है आपका कौन सा नीला थोथा। नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O और उजला थोथा ZnSO4 इंटू 7H2 होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर आपका है 35। करे निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो देखिए घनत्व का है ना सबसे कम। तो सबसे कम घनत्व जो है वह किसका है यह शनि का। सौर मंडल में ग्रहों में घनत्व जो है सबसे कम किसका शनि का। इसका घनत्व जल से भी क्या होता है कम होता है अर्थात इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। घनत्व के कारण ग्रहों का यह बढ़ते क्रम। ठीक है तो सबसे कम घनत्व है शनि का, उसके बाद है अरुण, फिर बृहस्पति, फिर नेपच्यून, फिर मंगल और जो है सबसे अधिक जो है इसमें सूर्य का पड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। किस देश से जो है विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। अब देखिए विषुवत रेखा किससे किससे होकर गुजरती है। यह इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, यह गैबोन, कांगो,
गणराज्य जो कि लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, ये सब से जो है यह क्या होता है, विषुवत रेखा गुजरती है। जबकि ब्राजील से होकर यह मकर रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। ब्राजील से कौन सा, मकर रेखा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 37 नंबर, करें कि सर्वाधिक टीन उत्पादन वाला देश जो है वह कौन सा है। सर्वाधिक टीन उत्पादन वाला देश कौन सा है, तो यह आपका राइट आंसर होगा मलेशिया। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश जो है वह मलेशिया है। टीन के निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर है और यह करें मलेशिया को इपो टीन खनन का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है क्या, तो शीतोष्ण कटिबंध के वनस्पति को कहते हैं मेसोफाइट। क्या कहते हैं, मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वनस्पति कहलाती है मेसोफाइट। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य का सीमा किसका है, तो सबसे लंबा राज्य का सीमा जो लगता है भूटान से वह किसका लगता है, असम राज्य का लगता है। असम राज्य का सीमा ये कितना लगता है, 267 किलोमीटर का, 267 किलोमीटर। सतपुरा की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, इसका जो है सबसे ऊंची चोटी वह धूपगढ़ी है। कौन सा, धूपगढ़ी। सतपुरा पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। और इसके पूर्व से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सा, ताप्ती नदी निकलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जो स्थित है, यह कहाँ है, तो यह सबसे उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पीक कहाँ पर, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक की ऊंचाई जो है यह 738 मीटर है, जो अंडमान उत्तरी अंडमान में पड़ता है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जोबाई, सुकरी और जोजारी, यह किस नदी की सहायक नदी है। जोबाई, सुकरी और जोजारी यह किस नदी की सहायक नदी है, यह लूनी की सहायक नदी है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि दो जीवाएं, देखिए अब यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, तो चलते हैं हम लोग कहाँ पर, फिर जीके जीएस पर, ठीक है। तो देखिए जिनको भी यह पीडीएफ प्राप्त करना है डिटेल इसका डिस्कशन, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स के जुड़ें, LEAD लीड मैथमेटिक्स से जुड़ें। वहाँ पर सारे पीडीएफ का फोटो आपको मिल जाएगा, एकदम साफ सुथरा मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे आपको जो है फायदा बहुत मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, करें कि एक खगोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक गोलीय दर्पण के परावर्तिक पृष्ठ के मध्य जो बिंदु स्थित होता है उसको ध्रुव कहते हैं। और देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र, जैसे ये आपका दर्पण है, मान लीजिए यह केंद्र, ये पूरे दर्पण का केंद्र है। ध्रुव को मिलाने वाली रेखा यानी कि आपका पोल है और यह आपका सी है, केंद्र है। यह ध्रुव से केंद्र के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या। और इसी को जो कहते हैं यह मेन एक्सिस करते हैं, प्रधान एक्सिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 120, करें कि किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करता है। तो यह किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न, यह ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करता है, यह H बराबर होता है I² RT। I² RT आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, तो देखिए बर्फ का पिघलना, यह क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, नहीं, यह आपका भौतिक अभिक्रिया है। जो पुनः उस फॉर्म में बदला जा सके उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और जो पुनः उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है उसको कहते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। और जो पुनः उसमें आ जाए उसको कहते हैं भौतिक, ठीक है। देखिए मक्खन जब खट्टा हो जाएगा यह क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। मक्खन का खट्टा होना
रासायनिक परिवर्तन है। दही का खट्टा रहना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। कोयला का जलना, कागज का जलना, दूध से दही का बनना, ये सब क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया, ये रासायनिक विक्रिया का क्या उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा जो बराबर होती है गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा के बराबर। नेक्स्ट चलते हैं 123, करे कि कौन सा घोल यह विद्युत का चालक नहीं है। कौन सा घोल जो है यह विद्युत का चालक नहीं है, यह ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये विद्युत का चालक है, ग्लूकोज घोल विद्युत का चालक नहीं है। ग्लूकोज एक क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 123। 123 हो गया, 124 पे चलते हैं। करें कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, यह किस दिशा में मुड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा अविलंब से दूर तथा गति जो है बढ़ जाती है। अविलंब से दूर तथा गति क्या होती है, बढ़ जाती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 125। निम्नलिखित उपकरण में कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो यह विभवांतर बनाने में मदद करता है यह सेल या बैटरी। ठीक है, सेल या बैटरी। निम्नलिखित उपकरण में कौन सा चालक में यह विभवांतर बनाने रखने में जो है मदद करता है, यह सेल या बैटरी। सेल या बैटरी। किस वस्तु का विस्थापन हमेशा होता, किसी वस्तु का विस्थापन जो होगा, देखिए विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है, विस्थापन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है। जबकि दूरी की बात करते हैं तो दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। और विस्थापन यह तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 127, करा कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के यह संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन को के विज्ञान कहलाता है क्या। यह कहलाता है आपका पैलियोंटोलॉजी। क्या कहलाता है, यह पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 128, करेक्ट कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह हड्डी की बीमारी है और यह आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग यह वयस्क में होता है और इस रोग का जो कारण होता है विटामिन डी का कमी। और विटामिन डी की कमी से बच्चे में जो होता है उसको कहते हैं रिकेट्स रोग। कौन सा, रिकेट्स रोग। यह ऑस्टियोपोरोसिस रोग यह किससे संबंधित है, हड्डी से। और किस विटामिन के कारण, यह विटामिन डी के कमी के कारण जो है यह वयस्क में होता है। कौन सा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग। और विटामिन डी के कारण बच्चे में होता है रिकेट्स रोग, याद रखिएगा। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज जो है वह कौन सा है, यह एंटीबायोटिक्स है। कौन सा, एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में यह बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल यानी सबसे सरल इलाज जो है वह एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में यह होता है क्या, तो यह अलैंगिक प्रजनन में यह होता है, इसका राइट आंसर जो होगा यह नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। क्या होता है कि नए जीव जनक माता पिता के क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में यह क्या होता है, नए जीव जनक माता पिता के क्या होता है, समान होता है। अगला है करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, करें निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह एंडोस्पर्म होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
कह रहा है कौन जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? यह एंडोस्पर्म है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? तो एक पौधे के तने या जड़ का घेरा जो बढ़ता है यह लेटरल, ठीक है, लेटरल जो है मेरिस्टेम के द्वारा बढ़ती है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एक पौधे के तने का जड़ तथा घेरा यह किस कारण से? यह लेटरल मेरिस्टेम, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 132, 132 के बाद 133 करे कि उत्तक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। कोशिका से उत्तक और उत्तक से जो है अंग का निर्माण होता है, सही आंसर है। उत्तक यह शब्द का प्रयोग यह विचट ने किया था, यह कथन भी क्या है? सही है कि उत्तक शब्द का प्रयोग यह किसने किया था? विचट ने किया था। नेक्स्ट है वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती है, यह कथन भी क्या है? सही है। यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है? सही है। अगला है आपका 134, 134 है मानव शरीर के भीतर रक्त में यह किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो यह हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। यानी कि मानव शरीर के बीच यह क्या होता है कि हिपेरिन होता है, और हिपेरिन जो है हिपेरिन के कारण ही क्या होता है? यह अंदर में रक्त यह थक्का नहीं हो पाता है, जबकि फाइब्रिनोजन रक्त को थक्का बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से यह फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? यह कौन से फसल में? तो इसका राइट आंसर होगा धान में, ठीक है। तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से यह फसल वाले पौधे में जो ये खेतों में होते हैं, यह नील हरित शैवाल याद रखिएगा, यह होगा धान के। किसमें होगा? धान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए हैजा जो है विब्रियो कॉलरी से होता है, सही है। कोड या कुष्ठ यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये भी सही है। टिटनेस यह क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से, सही आंसर है। और प्लेग की बात करते हैं, यह प्लेग जो होता है बैसिलस पेस्टिस से होता है, हेमोफिलिस पर्टोसिस से नहीं। यह हेमोफिलिस पर्टोसिस से होता है काली खांसी। क्या होती है? काली खांसी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका हो जाएगा कौन सा? डी जो है वह सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सारा क्या है? सुमेलित है। हैजा विब्रियो कॉर्ली, कोड या कुष्ठ यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, टिटनेस जो है यह क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, और हेमोफिलस पर्टुसिस से होता है काली खांसी, और प्लेग जो होता है किस जीवाणु से होता है? यह बैसिलस पेस्टिस से होता है। नेक्स्ट है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर का 138। कह रहा है संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को यह किस रूप में मनाए जाने की घोषणा किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को यह पराक्रम दिवस मनाने के रूप में घोषणा किया। सुभाष चंद्र बोस के जयंती को यह पराक्रम दिवस के मनाने के रूप में घोषणा किया। नेक्स्ट चलते हैं आपका 139। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा यह जीएसडीपी कितना % रहा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 2.97%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं करें कि विश्व जल दिवस। तो सबसे पहली बात, यह विश्व जल दिवस 2022 का जो थीम है वह क्या है? तो यह ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। यानी विश्व जल दिवस का जो थीम है वह क्या है? तो यह ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे प्रश्न पर। 141 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कह रहे कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? कौन सी योजना शामिल नहीं है?
यह आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यह जो है इसमें शामिल नहीं है। 7 निश्चय 2 में शामिल है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई पानी पहुंचाना, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्क और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ये जो है 7 निश्चय 2 में शामिल योजनाएं हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्क और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यह आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। यह 7 निश्चय 2 में इसको शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट है 2022 के 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह G7 48वां G7 शिखर सम्मेलन जो 2022 में होगा, यह कहाँ पर? जर्मनी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 143। करेक्ट, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक किसने लिखी? द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, यह पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? इसका राइट आंसर जो होगा यह राहुल पंडिता। कौन है? राहुल पंडिता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। करेक्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, और इसका उम्र जो है यह 20 वर्ष पर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? यह 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट चलते हैं आपका 145। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? यह अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में यह भारत में जो है यह प्रथम, भारत जो है कितने स्थान पर है? यह विश्व में जो है यह 5वें स्थान पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 146। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय यह राजगीर में बनाया जाएगा। कहाँ पर? राजगीर में बनाया जाएगा, और इसका संबंध बिहार विधानसभा में एक विधेयक भी पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट 147। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कप का खिताब जीता? टाटा IPL 2022 में पर्पल कप का खिताब जीता है यजुवेंद्र चहल ने। किसने जीता? यजुवेंद्र चहल ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका 148। करेक्ट, कि राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा यह किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर राज कृष्णा। किसने? प्रोफेसर राज कृष्णा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है करेक्ट, कि इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी, इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक यह कौन है? तो इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक जो है वह है MG रनाडे। कौन है? MG रनाडे आपका राइट आंसर होगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह लेखक है कौन? RC दत्त। सर्वोदय योजना JP नारायण, और गांधीयन प्लान यह SN अग्रवाल। तो यह सारे किताब याद रखिएगा। इजी ऑन इंडिया इकोनॉमी जो है यह MG रनाडे का, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्त का, सर्वोदय योजना JP नारायण का, और गांधी प्लान यह जो है SN अग्रवाल का है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन करें कि 1938 में यह गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह 1938 में यह गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं। यह राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका डिटेल PDF, ठीक है, इन इसका सॉल्यूशन के साथ PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स पर। तो यदि PDF प्राप्त करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और वहां से PDF डाउनलोड करके आप सेट भी लगा सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।